जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ जो कि हर एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी है भाग 5 में, ऑप्शन नंबर डी है भाग 2 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कौन से भाग में मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करता है। कौन सा? भाग नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? ये कहां से लिए गए, यानी DPSP किस देश के संविधान से लिए गए? तो लिए गए आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैंने बताया था अभी, क्या हो जाएगा? आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को या सिद्धांतों को लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किन अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 36 से 51 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 51 का में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 52 से 60 तक। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और भाग नंबर 4 में अपने संविधान में इन्हें जोड़ा गया है। और मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि एक इसमें अनुच्छेद 32 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसको मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद नंबर 32 को। किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि हमसे पूछा गया था संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो वो है, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 40। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 40, यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन नंबर सी है
नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों में। तो सभी साथी बताएंगे कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें निहित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यानी नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि इन डायरेक्टिव प्रीएमएल्स में, ठीक है, डीपीएसपी में। नेक्स्ट हम देखेंगे समान नागरिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 41 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 42 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 43 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44 में। तो सभी साथी बताएंगे समान नागरिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि जो अनुच्छेद नंबर 41 है उसमें समान नागरिक सहायता का उल्लेख किया गया है। किसका, समान नागरिक सहायता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का प्रकृति कैसी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी है उनकी प्रकृति कैसी है, हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है वाद योग्य है, ऑप्शन नंबर बी है वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है कठोर है, ऑप्शन नंबर डी है लचीला है। तो सभी साथी बताएंगे जो नीति निर्देशक तत्व है मतलब डीपीएसपी है वो कैसे, इन पे बात किया जाता है, इनकी इन पे वाद योग्य है नहीं है, तो इनको मतलब वाद योग्य नहीं है, इनको मतलब कहीं पे भी नहीं ले जा सकते, ठीक है, यानी कि इनका उल्लंघन होने पर इनको कहीं पेश नहीं कर सकते, यानी कि वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 51 में दिया है। किसमें, अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका, यानी यह कथन किसने दिया था हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी है केटी साहा ने, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर डी है के एम मुंशी ने। तो सभी साथी बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा, केटी साहा ने ये बात कही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 45 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 50 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया, यानी कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन नंबर सी है 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन नंबर डी है 73वां संविधान संशोधन 1992। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि ये संविधान के किस संशोधन द्वारा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया था, वो अनुच्छेद मतलब 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसे जोड़ा गया था। इसे क्या कहा जाता है, यानी संविधान संशोधन जो 42वें संविधान संशोधन था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। किसकी, लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन का भारत के संविधान में कहां सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक अधिकार। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन का भारत के संविधान में कहां सुनिश्चित किया गया है, यानी कहां सुनिश्चित किया गया है? तो सभी साथी बताएंगे ये मतलब कहां सुनिश्चित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस अनुच्छेद में गोवध क्या है? गोवध निषेध कृषि और पशुपालन संगठन की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 49 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 50 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 48 में गौवध निषेध की मतलब बात की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया या है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21 ए में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर जो होगा इसका क्या होगा, अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट हम देखेंगे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 39 ए में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 38 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात या प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है शराबबंदी या मद निषेध और पोषाहार स्तर को ऊपर उठाने का दायित्व किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 49 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 47 में शराबबंदी मद निषेध और पोषाहार और स्तर को ऊपर उठाने का दायित्व दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हमसे पूछा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जैसे कि राष्ट्रीय स्मारकों में मतलब राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों में क्या आ जाएगा, जैसे कि हम ले लेंगे उदाहरण के तौर पर आगरा का ताजमहल और क्या ले लेंगे, लाल किला ले लेंगे, ये सभी स्मारक है, ठीक है। इनकी रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है, तो यह है अनुच्छेद 49 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ऑप्शन नंबर सी है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर डी है मौलिक कर्तव्यों को। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी। डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने किसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, तो कहा किसको अनोखी विशेषता कहा है, वो कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है 97वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सभी साथ ही बताएंगे अनुच्छेद 43 ए को
मतलब किस अनुच्छेद के मतलब किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था अनुच्छेद मतलब 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके तहत इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों ने एससी, अनुसूचित जनजातियों ने एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर डी है सी है अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 38 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये सभी बताएंगे। अनुसूचित जातियों जनजातियों की मतलब इसमें बात की गई है कौन से अनुच्छेद में? ये है अनुच्छेद 46 में बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन नंबर ए है गोलकनाथ मामला, ऑप्शन नंबर बी है केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन नंबर सी है मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन नंबर डी है मेनका गांधी मामला। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इन करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनर्वा मिल्स मामला। क्या हो जाएगा? मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। नेक्स्ट है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 43 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 43 बी में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 45 में। तो सभी साथी बताएंगे सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस में? अनुच्छेद 43 बी में ये बात कही गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन नंबर बी है मद्य निषेध, ऑप्शन नंबर सी है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, ऑप्शन नंबर डी है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? निम्नलिखित कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ये हो जाएगा समान नागरिक संहिता। ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। यानी ग्राम पंचायत गठन ये तो इसी पे मतलब आधारित है। मद्य निषेध भी है, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन भी, ये गांधी सभी मतलब किस पे? गांधीवादी विचारधारा पर संबंधित है या उस पर आधारित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है देश में तानाशाही स्थापित करना, ऑप्शन नंबर ए बी है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी है केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर डी है नगर पालिका को कमजोर करना। तो सभी साथी बताएंगे राज्य के डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या है? ठीक है, तो बताएंगे सभी साथी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा संविधान के और किस अनुच्छेद के समान है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 13 के, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 14 के, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 32 के। तो सभी साथी बताएंगे यानी कि अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत है, मतलब उसके समान है। तो अनुच्छेद 12 के समान ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसूति सहायता यानी कि मैटरनिटी रिलीफ का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 41 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 42 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 43 में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर जो होगा यानी कि जो प्रसूति सहायता की जो मतलब कोई भी स्त्रियां मतलब महिला प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे इनको छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में है? ये है
आर्टिकल 42 में। कौन से में? आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया? यानी कि ये मनरेगा कौन से अनुच्छेद में? ये है आर्टिकल 41 में। इसमें तो कोई दिखे भी ना 41। ऑप्शन नंबर ए है 43, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 45, अनुच्छेद सी है, मतलब ये क्या है 47, 50। इसमें 41 होना चाहिए एक ऑप्शन, इसमें हम 41 जोड़ लेंगे, नहीं एक ऑप्शन को मिटा के 41 कर लेंगे। 43 वाले की जगह 41 कर लेंगे यहीं पे हम, ठीक है, क्योंकि ये कौन से अनुच्छेद में? ये है 41 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीनविच न ग्रीनविल यानी कि जी ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को क्या कहा है? यानी कि जी ऑस्टिन ग्रीनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को और मौलिक अधिकारों को क्या कहा है? ऑप्शन नंबर ए है संविधान की आत्मा, ऑप्शन नंबर बी है संविधान की अंतरात्मा, ऑप्शन नंबर सी है संविधान का हृदय, ऑप्शन नंबर डी है संविधान की दीवार। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी होगा। क्या हो जाएगा? इनकी जो जी ऑस्टिन थे उन्होंने जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को क्या कहा है? तो संविधान की अंतरात्मा कहा है। नेक्स्ट है यदि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो नागरिक इसके खिलाफ कहां जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर डी है कहीं नहीं। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी होते हैं उन्हें कहीं किसी के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि ये नहीं तो उच्च न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकते, नहीं मतलब इनका उल्लंघन करने पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हम मान लें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां दे रखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कानूनी रूप से गैर न्याय उचित है। कैसे गैर न्याय उचित है? यानी कि सरकार द्वारा इन्हें लागू ना करने या नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते। हालांकि ये शासन मौलिक है, नागरिक अगली बार सरकार को वोट न देकर या जमानत के माध्यम से अपनी नाराजगी जता सकते हैं, ठीक है। कानूनी स्थिति क्या है? अनुच्छेद 37 के अनुसार इन्हें अदालत द्वारा नहीं लागू कराया जा सकता। वैकल्पिक उपाय क्या है? मतदाता चुनाव के माध्यम से सरकार को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। मूलभूत अधिकार बनाना नीति निर्देशक तत्व यदि मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं। यानी कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी उनका उल्लंघन होगा तो हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 43। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? यानी मनरेगा के बारे में कौन से अनुच्छेद में? वो है आर्टिकल 41 में। तो ये काम से संबंधित हो जाएगा। किससे? काम से संबंधित ये हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और एक क्वेश्चन का जवाब भी देना है आपको। संविधान को यानी यहां भारतीय संविधान को
भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? लगा। और एक क्वेश्चन और है, संविधान के जनक कौन है? इनकी संविधान के जनक कौन है, ये हमें बताना है। दूसरा है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? ये सभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, संविधान के जनक कौन है और भारतीय संविधान के जनक कौन है, ये आपको सभी कमेंट सेक्शन में जवाब देना है इसका। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं और इनका सभी का जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।